नमस्ते जी नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। भाई हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग है सभी के लिए। स्टार्ट कर दें? हाँ जी कर दो। तो भाई क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने कस्टम के वैल्यूएशन के क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, आपको सारे करवाए थे। वैल्यूएशन में कस्टम के में 73 क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे करवाए थे, सारे के सारे करवाए थे। और अब मैं करवाने जा रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटीज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने के लिए जा रहे हैं। ये दो चैप्टर कस्टम लॉ की बैकबोन है, इनका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आगे बात समझना। और भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं कर रखे हैं ना, एग्जाम में बैठने से पहले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। सुन लेना ध्यान से बात हमारी, मजाक नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। कोई क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन आने का है और डेफिनेटली आएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और जब क्वेश्चन की शक्ल देखकर ये लग जाता है ना कि बेटा इसे तो तू कर देगा, बस वहीं से पेपर सॉल्व हो जाता है आपका सारा का सारा। शुरू के जो 5-10 मिनट में जो आपका आउटलुक आता है पेपर के बारे में, वो जो निकल के आएगा कि भाई क्या किस तरह का लेवल का पेपर है, बस वही सारा गेम होता है आपके पूरे पेपर को सेट करने के लिए। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि अरे ये तो मैंने कर रखा है, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर दूंगा, तो बस वहीं से पूरा गेम बन जाता है। इसलिए अगर नहीं किए हैं क्वेश्चन आंसर ठीक से तो जरूर जरूर कर लीजिएगा। हमें कोई शौक नहीं खामखा के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको मैंडेटरी करके चलने हैं। जीएसटी के अंदर भी मैं आपका दे चुका हूं यूट्यूब पे डाला था, ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं। हालांकि अपनी क्लास के दौरान मैं सारा का सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके चलता हूं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिन्हें मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूं। चलो ठीक है यार, ये बड़े काम के वीडियो हैं, बच्चे को देखने चाहिए जरूर से। जीएसटी के भी आईटीसी और कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के मैंने क्वेश्चन आंसर के वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। ओके सर जी, और बताओ और क्या? और कुछ नहीं, आप क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए और क्या करना है। लेकिन इतना जरूर मान के चलना, अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आपकी तैयारी है आधी, मात्र आधी। सुनने में चाहे कड़वा लगे या मीठा लगे, जैसा आपको लगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन तैयारी आपकी अधूरी है, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रखे हैं तो। आ जाओ जरा बात करते हैं यहां पर आकर। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का आपका अगला चैप्टर यहां पे निकल के आ रहा है, और जिस क्वेश्चन आंसर से मैं डिस्कस कर रहा हूं ये क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है इसकी हार्ड कॉपी crajkumar.com पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब ये आपका, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी जो पेबल बनता है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री भाई साहब यहां पर क्या बताई जा रही है ये थी आपकी 20 जून करके। रेट ऑफ बीसीडी है 20% का। इंटर बैंक एक्सचेंज रेट ये करके दे रखा था, ठीक है। अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का चित्र जरूर बनना चाहिए जहां पर भी आ जाता है, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया 30/6 को इसका अराइवल हुआ है। बीसीडी का रेट इतना था, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट इधर रखा था। मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए कौन सी डेट रेलिवेंट होती है? सर द डेट ऑन विच वी हैव फाइल्ड फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46, दैट डेट विल बी द रेलिवेंट डेट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। राइट है सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी, बता रहे हैं हम आपको। तो ठीक है, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है तो ये वाली जो डेट है मेरी रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी ने बता रखा था वो था 70 का, तो ये 70 का यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हमें जो चाहिए होता है वो ये कि बिल ऑफ एंट्री की डेट, और दूसरा दूसरी बात निकल के आती है भाई साहब वहां पर हाँ कि अराइवल की डेट, अगर एयरक्राफ्ट का मामला है तो विच एवर इज लेटर, बिकॉज वी वांट लेटेस्ट रेट। तो इसलिए लेटर डेट यहां पर आएगी 30/6 करके। तो इस डेट पर जो भी रेट ऑफ ड्यूटी दे रखा था वो हमारा यहां पर रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलते हैं रेट ऑफ आईजीएसटी अंडर सेक्शन 37 जो था वो 12% का था। तो उसके बाद इग्नोर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, सीआईएफ वैल्यू $2000 दे रखी है। एयर फ्रेट $500 दे रखा था। इंश्योरेंस कॉस्ट $100 है। लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्ज मतलब जो पोर्ट ड्यूज होते हैं इंडिया के अंदर, लैंडिंग चार्जेस असर्टेनेबल नहीं है। नहीं है तो रहने दो भाई साहब, हमें वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, दे रखे होते तब भी कोई जरूरत नहीं थी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी आपका दिया हुआ है। तो जब भी हम एयर की बात करते हैं तो हमें 20% की बात जरूर जरूर ध्यान में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सीआईएफ दी हुई है आपकी वो $2000 दी हुई है। इसमें से आप माइनस कर दोगे $500।
इसमें से आप माइनस कर दोगे 100 करके, ये बचेगा आपका 1400 ऐसे करके बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐड करके चलोगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि 20% ऑफ 1400 दैट मे बी 280, तो 280 और आपका 500 विच एवर इज लोअर जो भी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है आपकी 100 की वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो 1400 15 16 17 1780 आपका करके यहाँ पर निकल के आ जाता है मालिक। उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करके चलेंगे 70 के, तो 1780 मल्टीप्लाइड बाई 70 रेट ऑफ एक्सचेंज था आपका। वर्किंग नोट हर काम के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। कैसे लिखे जाएंगे सर जी वर्किंग नोट? आपने पहले कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है ना, तो मतलब मान के चलो 5 तो आपके वर्किंग नोट आने है। खैर हाँ 5 तो वर्किंग नोट आने ही मान के चलो आप, जितने पॉइंट उतने वर्किंग नोट। पहले हम क्या लिखोगे? पहले हम लिखोगे कि आपने जो चयन किया 70 रुपये का, कैसे कर लिया बताइएगा कि भाई साहब जो CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो हमें लेना होता है, और उस दिन का लेना होता है जिस दिन हम अपनी फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 फाइल कर रहे होते हैं। ऐसा लिखा है प्रोवाइडेड टू सेक्शन 14 में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा, कुछ नहीं है, वर्किंग नोट लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपके मन में जो केमिकल रिएक्शंस हुए कि किसी चीज को आपने जोड़ा है, घटाया है या फिर इग्नोर किया है, वही आपका वर्किंग नोट बन जाता है। दूसरे का वर्किंग नोट क्या बनेगा सर जी? दूसरे में वर्किंग नोट बनेगा कि भैया एज पर सेक्शन नंबर 15 ये बताया जाता है कि हमें उस डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लेना होता है। अगर मान लीजिए एडवांस में फाइल कर रखी है तो एडवांस में फाइलिंग की डेट और अराइवल की डेट विच एवर इज लेटर, इसलिए हम यहाँ पर ये अपना रेलिवेंट डेट हमारी 30 जून होगी और 30 जून के मुताबिक 10% का यहाँ पर रेट लिया जाएगा। उसके बाद में IGST का रेट दे रखा है, खैर इसका क्या वर्किंग नोट लिखोगे आप, लेकिन फिर भी इतना जरूर लिख के चलेंगे कि हमें ये बताया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट की बाकी सारी ड्यूटीज ऐड करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है उस पर हम IGST अपना कंप्यूट करके चलेंगे सबसे बाद में। उसके बाद में फिर यहां पर एक वर्किंग नोट आपका आ जाएगा, क्योंकि आपने ये 20% की क्लॉज का ट्रीटमेंट करके चला है, क्योंकि रूल नंबर 10(2) के मुताबिक ये बताया जाता है कि भाई साहब जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर वो यहां पर कंसिडर किया जाता है। इस कारण से मैं 280 को यहां पर ऐड करके चल रहा हूं। वैसी वाली बात आपकी यहां पर आ जाएगी। लैंडिंग चार्जेस के बारे में बोल दीजिएगा, ये आपके डेस्टिनेशन पोर्ट के हैं, इनको किसी भी कीमत पर शामिल नहीं किया जाता है। इज इट ओके? यस सर, ये क्लैरिफिकेशन भी रूल नंबर 10(2) के अंदर ही आपकी दी हुई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर CVD नहीं दी हुई है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेक्शन 110 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2018 के मुताबिक लगाई जाती है एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन BCD इन द एब्सेंस ऑफ CVD 3(1). तो हम ऐसे करके हर एक बात के लिए वर्किंग नोट अपना लिखकर चलेंगे। वर्किंग नोट क्वेश्चन मेन क्वेश्चन बनाने से पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। पहले लिख लोगे तो गलती होने के चांसेस आपके ना के बराबर हो जाते हैं, तो इतनी सारी बात आप पहले लिख लोगे तो फिर आप फाइनल टेबल बनाने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। और पहले वर्किंग नोट लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल इंडिया हाईएस्ट वाले बच्चे ने ही मुझे बताया था, आयुष सिंगला करके है, मई 2015 में, बुक पर फोटो आप देख सकते हैं। मई 2015 का ये बच्चा आया था, उसका इंटरव्यू मैंने लिया था तो उसने ये चीज हमें बताई थी, तो वहां से चीज हमारे सामने निकल के सामने आई। ठीक है जी, तो 17 ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 124,600 आपका निकल के यहां पर ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना होगा आप इसमें BCD निकाल के चलोगे। BCD का रेट 10% का है जो कि 12,460 रुपए की आपकी यहां पर BCD निकल के आ जाएगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होगा आपका 1246 आपका यहां पे निकल के मालिक आ जाएगा। ठीक है जी, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको जोड़ने के बाद चूंकि और कोई ड्यूटीज यहां पर एग्जिस्टेंस के अंदर है नहीं, तो आप IGST अपना कंप्यूट करके चलोगे। जो भी वैल्यू यहां जोड़ने के बाद में आ रही है, ये आपकी वैल्यू आ रही है इसे जोड़ने के बाद में 136 जो भी निकल के आ रही है, इस पर आप 12% से IGST अपना कंप्यूट करके चलेंगे। और GST कॉम्पनसेशन सेस यहां पर दे नहीं रखी, तो जो भी बस इतना ही यहां पर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग हर बच्चे ने क्वेश्चन को आई थिंक ठीक कर दिया होगा, लगभग हर एक तो नहीं लेकिन 90% ने क्वेश्चन को ठीक किया होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग सबका रहा होगा, उसी हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो जाता है। भाई साहब मेरे, बाबूजी मेरे, ये जो मैं बता रहा हूं कि वर्किंग नोट ऐसे करके आपको लिखना है, तो एक बार लिखकर देख लीजिएगा कि आप ठीक से लिख भी पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। लिखना बहुत जरूरी है, याद रखेंगे हमेशा दिल और दिमाग के अंदर। ICAI 3 बार आपको लिखवाएगा। अब 3 बार कैसे लिखना है वो आप खुद तय कर लीजिए। 2 बार आप घर पर लिखकर देख लीजिए और 1 बार आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख लीजिए, या घर पे लिखकर नहीं देखोगे तो 3 बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मर्जी आपकी, लिखना 3 बार ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए फायदा यही है कि भैया 2 बार घर पे लिख के देख लो और एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 1 बार लिखिए, क्योंकि मेरे बच्चा 1 बार एग्जाम देने के बाद जब दूसरी बार एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो जोश में वो बात नहीं रह जाती,
कुछ ही लोग होते हैं जो अपने साहस को वापस जुटा पाते हैं और उतनी ही एनर्जी और जोश के साथ एग्जाम दे पाते हैं। इसलिए जो भी करना यार पहली बार में कर डालना, बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। जो भी है ताकत, एनर्जी, फोर्स, आग सब झोंक दो एक बार के अंदर ही। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। डिस्कस इन डिटेल, ओए होए होए, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज लेविड ऑन इंपोर्ट अंडर कस्टम एक्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज लेविड ऑन इंपोर्ट अंडर कस्टम एक्ट 1962। अच्छा, तो 1962 के अंदर तो आपकी सिर्फ जो बीसीडी है वो यहां पे लेवी की जाती है। क्वेश्चन को मैं पूरा करता हूं। एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है, इनके तहत तो सबसे पहले आपकी बीसीडी आती है। पूरा का पूरा समरी आप यहां पे लिख सकते हैं जो मैंने आपको बनाकर दे रखी है। बीसीडी देखो, हर एक ड्यूटी के बारे में मैंने आपसे क्या क्या पूछा है। पहली बात कि वो ड्यूटी लगाई क्यों जा रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो लेवी कौन से सेक्शन के मुताबिक की जाती है, ठीक है जी, उसके लिए असेसेबल वैल्यू कहां से उठ के आती है, और उसका जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कहां से उठ के आएगा, असेसेबल वैल्यू वो कहां से उठ के आएगी, और अगर कोई स्पेशल पॉइंट उसके बारे में बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 बातों में अपने इस डिस्कशन को बांट सकते हैं, प्रत्येक ड्यूटी के डिस्कशन को। लेकिन क्वेश्चन का आंसर काफी लेंथी भी हो सकता है, 4-5 पेज में भी जा सकता है और कम में भी आ सकता है। तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कितने मार्क्स का है। तो आई थिंक कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके 2 पेज तक की थ्योरी सफिशिएंट रहेगी, उससे ज्यादा लिखने का प्रयास मत करना। तो आप अपनी बातों को अकॉर्डिंगली ढाल के चलिएगा। बीसीडी के बारे में ऑब्वियस सी बात है भाई, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बीसीडी आपकी लगाई जाती है। लेवी की जाती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। रेट ऑफ ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट से निकल के आता है। असेसेबल वैल्यू जो होगी वो सेक्शन 14(1) या 2 के मुताबिक ली जाएगी, और कोई स्पेशल पॉइंट इसके बारे में नहीं है। तो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द आंसर आप अपनी बातों को उतना ही करके चलेंगे जितनी की आपको जरूरत होगी। इसी तरह से सीवीडी जो 3(1) है, एक्साइज ड्यूटी इंडिया में लगती है, उसकी पैरिटी को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। सेक्शन 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर लगाई जाती है। रेट ऑफ ड्यूटी एक्साइज से उठ कर आते हैं। असेसेबल वैल्यू के लिए देखना पड़ता है कि वो अबेटेड एमआरपी होगी या फिर टैरिफ वैल्यू अंडर सेक्शन 3(2) ऑफ एक्साइज एक्ट ली जाएगी, या फिर टोटल ए, दैट इज आपका जो ओरिजिनल असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी, इसका जो टोटल निकल के आएगा, या फिर उसके ऊपर हम लेकर चलेंगे। अलग से कोई स्पेशल पॉइंट वैसा तो कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से आपकी जितनी भी ड्यूटीज हैं उन सब का आप यहां पर रेफरेंस देकर चलेंगे, ठीक है जी। और इन तमाम के साथ साथ मैंने आपके लिए यहां पर एक टेबल भी बनाकर दी है, शानदार वाली। आप इस टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी वाली टेबल का? 4-5 ड्यूटीज के लिए आपकी जो टेबल बनी हुई है ना मालिक, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाली टेबल की मैं बात कर रहा हूं। इस वाली टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी, सभी को एक कॉमन हेडिंग के बर बेस रख के मैंने लिखा हुआ है। तो आप जितने क्वेश्चन की डिमांड है उतने के हिसाब से अपनी थ्योरी यहां पर लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पहले थ्योरी क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है कि हम थोड़े से नर्वस रहे होते हैं। शुरू का 20 मिनट या आधा घंटा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता, थोड़ी घबराहट सी मन के अंदर रहती है, चाहे आप कितनी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, लेकिन घबराहट रहती है। 20-25 मिनट के बाद हाथ में स्थिरता आ जाती है, दिमाग भी अपना स्थिर हो जाता है। इसलिए शुरू में थ्योरी क्वेश्चन करें, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं होते। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गलती होने के चांस होते हैं। डिजिट के साथ आप प्ले कर रहे होते हो, तो अगर वहां पर पहले ही क्वेश्चन में गलती हो गई भाई साहब, मतलब पहली बॉल पर आउट होते होते बचे, आउट हो गए, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। फिर पूरी टीम का हौसला ना डाउन हो जाता है। इसलिए पहला क्वेश्चन आपका बहुत सही से बनना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से, और जो भी स्टैंडर्ड टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में बनना चाहिए, ताकि आपका मॉरल बूस्ट हो और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस और जोश के साथ पेपर पे अटैक कर सकें। अगर आपने पहले क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका काउंटर अटैक आपको झेलना पड़ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत दुखदाई साबित हो सकता है। इसलिए पहले थ्योरी क्वेश्चन को ही आप टच करके चलेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद में आगे बढ़िएगा, आगे बात को किए करते हैं मालिक। यहां पर आ जाएं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करना चाहते हैं। ब्रीफली एग्जामिन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटी अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट, या डिफाइन मार्जिन ऑफ डंपिंग। हम इसको ऐसे बांट सकते हैं कि सबसे पहले भाई आपकी ये ड्यूटी क्यों लगाई जा रही होती है। नंबर 2, प्रोविजनल ड्यूटी को लेकर इसका क्या सीन है। जो हमारी टेबल अभी मैंने आपको दिखाई थी उसमें इसी प्रकार के हेडिंग बने हुए हैं। इसका रेट ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा, इसकी लाइफ जो है फाइनली वो क्या रहेगी,
कोई स्पेशल पॉइंट है तो आप वो यहां पर बता दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखेंगे जब इंडिया के बाहर से प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डंपिंग हो रही होती तो इंडिया के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। कितनी लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि डंपिंग के बराबर, डंपिंग का अमाउंट जो होगा और जो इंजरी का अमाउंट होता है विच एवर इज लोअर, जो भी होगा उतने के बराबर की यहां पर ड्यूटी लगाई जाती है। इंजरी निकालते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, देशी और विदेशी दोनों एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे जब इंडियन मार्केट में आ जाते हैं तो वहां दोनों का प्राइस डिफरेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए इंडियन प्रोडक्ट महंगा है तो जितना तक महंगा है उतना तक उसे डंपिंग का हम करके चलेंगे, या इस बात को ऐसे बोलिए विदेशी प्रोडक्ट जितना देशी से सस्ता आ रहा है उतनी उसको इंजरी, डंपिंग नहीं इंजरी उसको हम बोलकर चलेंगे। जो डंपिंग होती है वो विदेशी जमीन पर कैलकुलेट की जाती है कि उस प्रोडक्ट का वहां की जमीन पर नॉर्मल प्राइस क्या है और एक्चुअल में इंडिया को कितने में सप्लाई किया जा रहा है। इन दोनों का जो अंतर है उसे हम डंपिंग के नाम से जानकर चलते हैं। वहां का नॉर्मल प्राइस है, उससे क्या मतलब है, नॉर्मल प्राइस का मतलब ये होता है साहब कि वहां के घरेलू मार्केट के अंदर उसको कितने में बेचा जा रहा है, और अगर घरेलू मार्केट में नहीं बेचा जाता या वेरी लो वॉल्यूम में बेचा जाता है तो वहां से थर्ड कंट्री को कितने में एक्सपोर्ट किया जाता है उसे पकड़ लेंगे। और अगर वो भी वैसा भी ना कर रहा हो तो फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का स्टैंडर्ड डेटा लेकर हम उसमें जोड़गांठ करके उसके नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू, और जो भी डिफरेंस निकल के आएगा उसे डंपिंग का नाम दिया जाएगा। तो डंपिंग विदेशी जमीन पर निकलेगी, इंजरी देशी जमीन पर निकलेगी, विच एवर इज लोअर उतने के बराबर की ड्यूटी यहां पर लगा दी जाती है साहेब। रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो डंपिंग इसी के आधार पर तय किया जाएगा, इंजरी और डंपिंग के आधार पर। लाइफ जो है वो इनिशियली 5 साल की लाइफ इसकी आ सकती है, और प्रोविजनल ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है 6 महीने के लिए प्रोविजनल बेस पे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का फंडा भी था। ये 90 दिन बैक डेट से भी लगाई जा सकती है, बट द टोटल पीरियड ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी कैन नॉट एक्सीड द period of 6 months, and initially at the initial level including the provisional period, total final period of this duty may be 5 years, but after extension it may go up to 10 years from the day one on which the duty has been comes into existence. Okay, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। मालिक की लाइफ बता दी, सारी चीज बता दी हमने। तो इस प्रकार से आप इसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल यहां पर लिख सकते हो एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर, ठीक है मालिक। उसके बाद में चर्चा हमारी आगे आती है और आगे बोलते हैं हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। 8B के बारे में वो पूछना चाहता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो वही आपकी थ्योरी निकल के आ जाएगी। क्यों लगाई जाती है सेफगार्ड ड्यूटी, इसका ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं आप, ठीक है। प्रोविजनल ड्यूटी का क्या सीन रहता है वो बता सकते हैं आप यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से इंक्रीज्ड क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा होता है ना, इंडिया में आ रहा होता है, और जिससे कि इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो चुकी है या होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो वैसे हालात के अंदर हम विदेशी प्रोडक्ट की चाल को धीमा करने के लिए उसके ऊपर एक नई ड्यूटी ऐड कर देते हैं, जिसे हम सेफगार्ड ड्यूटी के नाम से जानते हैं, जो 8B के अंदर इंपोज करी जाती है। शुरू में ये ड्यूटी प्रोविजनल बेसिस पे लगा दी जाती है, मैक्स टू मैक्स 200 डेज के लिए। 200 दिन के अंदर फैसला लेना होता कि फाइनलाइज करना है या खत्म करना है। इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू फाइनलाइज द सेम, देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 200 days government will have to refund the amount collected as provisional duty. Is it okay? Yes sir. And उसके बाद में फाइनलाइज जब हम इसको करके चलेंगे तो इनिशियली इट कैन बी for a period of 4 years including the provisional period as the final duty, and after extension the total life of this duty may go up to 10 years. ऐसे करके वहां पर बता दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रोविजनल हो गया, लाइफ हो गई, और उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये भी निकल के आता है कि किन किन सिचुएशंस में ये जो ड्यूटी है आपकी ये नहीं लगाई जाती है। तो भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए, 4 सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आती हैं जहां पर ये ड्यूटी आपकी नहीं लगाई जाती है। हालांकि मेन तो 3 ही है, लेकिन चौथा पॉइंट भी छोटा सा रखवा दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप एक वन डेवलपिंग कंट्री से गुड्स अपना इंपोर्ट करके चल रहे हैं, तो वहां पर अगर उसका शेयर टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया का 3% तक सीमित है, तो उस कंट्री के, उस डेवलपिंग कंट्री के रेस्पेक्ट में उस आर्टिकल पे सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद अगर आप मल्टीपल कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उन कंट्रीज को चुनिए जहां से आपके पास में लेस देन, ओ भाई साहब लेस देन 3% आ रहा है, उनको पकड़िएगा और उन कंट्रीज का ग्रुपिंग करके ये चेक करो कि टोटल 9% से एक्सीड तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भाई साहब फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उन कंट्री के रिस्पेक्ट में कोई ड्यूटी की बात नहीं करके चलेंगे। लेकिन अगर एक्सीड कर गया तो निश्चित तौर पर तमाम के संबंध में ड्यूटी लगवा दी जाएगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि भाई साहब अगर
100% और ईओयू के संबंध में अप फ्रंटली कोई ड्यूटी की बात नहीं होगी, क्योंकि इनका काम एक्सपोर्ट करना होता है। लेकिन अगर 100% ईओयू या एसईजेड चीटिंग करेंगे डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए, यानी कि विद इन इंडिया के लिए, अगर ये यहां पर रिमूव करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस पर ड्यूटी लगा दी जाएगी, या फिर नोटिफिकेशन के अंदर स्पेशली ये बोल रखा हो कि नहीं भाई साहब इनके संबंध में ड्यूटी लगनी है तो लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा एक रेजोल्यूटरी पॉइंट और दे रखा है कि भारत सरकार चाहे तो स्मॉल क्वांटिटी के संबंध में किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, स्मॉल क्वांटिटी में भारत सरकार चाहे तो इस सेफगार्ड ड्यूटी को माफ कर सकती है। तो ये इसके वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए जहां पर की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी मालिक, ऐसे करके हमारी बात यहां पर हो गई। उसके बाद में फिर बात आती है आगे, डिफरेंशिएट कीजिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी को एंड सेफगार्ड ड्यूटी को, डिफरेंशिएट आपको करके चलना है। भाई साहब आपके पास ना एक बहुत शानदार वाली टेबल भी अवेलेबल है, आप देखिए इसमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी मैंने सारी ड्यूटीज को एक प्लेटफॉर्म पे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएट तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रीजन फॉर इंपोजिशन क्या है मालिक? भाई इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्टिव ड्यूटी का टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। यहां पर कोई इंजरी विंजरी ना हुई है, ना होने की आहट होती है, एवं ही लगाई जाती है। जबकि 8B तब लगती है जब कोई इंजरी हो चुकी है, होने की संभावना है। जबकि 6 की प्रोटेक्टिव ड्यूटी बेस्ड है आपकी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। आगे देख, प्रोविजनल ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी प्रोविजनल बेस पर नहीं लगाई जाती, जबकि सेफगार्ड ड्यूटी प्रोविजनल बेस पर आपकी लगवाई जाती है, वो भी मैक्स टू मैक्स 200 डेज के लिए। पीरियड ऑफ इंपोजिशन, चूंकि प्रोटेक्टिव ड्यूटी प्रिकॉशनरी होती है इसलिए यहां पर कोई पीरियड की बात नहीं कर रखी है, जबकि जो उसका पीरियड है सेफगार्ड ड्यूटी का वो 4 साल और मैक्स टू मैक्स 10 ईयर तक हो सकता है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितना होगा जो भारत सरकार कहेगी, जो जीजाजी कहेंगे वो मैं करूंगा, बंधन मूवी में ऐसा ही बोला जाता है। तो यहां पर अमाउंट ऑफ ड्यूटी होगा जो भारत सरकार नोटिफाई करके चलेगी, लेकिन भारत सरकार उससे ज्यादा नोटिफाई नहीं कर सकती जितना कि टैरिफ कमीशन ने सजेस्ट कर रखा है। लेकिन यहां पर जब हम ड्यूटी लगाते हैं 8B के अंदर तो इंजरी का अमाउंट देखा जाता है कि इंजरी कितनी हो रही है, उसके हिसाब से यहां पर ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि हमें इंजरी का मतलब हमारा दुख, और मान लीजिए डंपिंग सब्सिडी वगैरह जो होती है वो उनका सुख होता है, तो उनका सुख, हमें दूसरे के सुख से मतलब नहीं, अपने दुख से मतलब होता है। तुम खुशी रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कितनी इंजरी है, इंजरी के हिसाब से हम अपना क्योर यहां पे करके चलते हैं। तो जो भी हमारी इंजरी यहां पर हो रखी होगी उसके हिसाब से हम अपनी बातें करके चलेंगे मालिक जी। अदर स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं भाई साहब, कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी के अंदर बोला जाता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू डीम्ड BCD, और वहां पर वो अपने स्पेशल पॉइंट वो आ जाते हैं साहेब कि जहां पर 3%, 9% की जहां पर वो ड्यूटी नहीं लगाई जाती। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर एक टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, पर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द, अपने क्वेश्चन का आंसर का साइज देख लीजिएगा वो किस प्रकार से निकल कर आ रहा है। एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन एक कॉमन सेंस का है, बेसिकली एक इंटरप्रिटेशनल है, इसमें किसी सेक्शन वगैरह का रेफरेंस आपका नहीं आएगा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इशू क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर प्रोडक्ट ए बनता है, ए से बी बनता है, और बी से ही उसी फैक्ट्री में सी बनाया जाता है, ठीक है। ये जो बी है, इस बी को कर दिया जाता है एग्जेम्प्ट, और एग्जम्पशन दी हुई है कंडीशनल। ये इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर बी को सेम फैक्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, if B are used captively consumed within the same factory then it will be exempted as per the provision of excise law, ऐसी बात है। हालांकि क्वेश्चन पुराना हो चुका है, उस समय का है जब एक्साइज हुआ करता था, लेकिन एग्जाम में आने को आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये अपना एग्जम्पशन थी। नाउ अब होता क्या है कि प्रोडक्ट बी जो कि यहां कंडीशनली एग्जम्प्टेड था, अब वो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और वही बंदा जो बी को खुद बनाकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसका बी पूरा नहीं बन पा रहा था, तो उसने कुछ बी बाहर से इंपोर्ट किया और उस बी को यहां पर लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या बी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर करके चलना है। यानी कि एक्साइज ड्यूटी का जो सिनेरियो इंडिया के अंदर है वही सिनेरियो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी CVD 31 का रख के चलेंगे। तो यहां पर कंडीशन क्या थी कि सेम फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है यार, जो बी जहां पर बना था वो फैक्ट्री विदेश में थी, वो फैक्ट्री विदेश के अंदर थी, और जो बी था वो सेम फैक्ट्री में कभी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। जो इंपोर्टेड वाला है, जो बी जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सेम फैक्ट्री तो यहां आएगा कि यहां पर इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो कंडीशन है कि भाई सेम फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है तो एग्जम्पशन दी जाएगी। मैं कहता हूं भाई साहब मैंने इंपोर्ट किया और मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर रहा, एग्जम्पशन मिलनी चाहिए कि नहीं। वी वांट पैरिटी। अगर हिंदुस्तान के अंदर ड्यूटी नहीं तो CVD 31 पर भी CVD 31 भी आपकी नहीं लगाई जाएगी, वैसा कॉन्सेप्ट है।
अब एक तो बात यह है कि आप बिल्कुल अड़ जाओ, लिटरली नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है? व्यक्ति अड़ता कब है, लड़ता कब है, जब उसके अंदर अहंकार और क्रोध दोनों पनप जाते हैं तो व्यक्ति पागल हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जिस व्यक्ति को ना क्रोध हो ना अहंकार हो, वो व्यक्ति एक देवतुल्य होता है, पूजने के समान है। वो व्यक्ति जिसे ना तो कभी अहंकार हुआ और ना कभी क्रोध आता है, वो व्यक्ति पूजने योग्य है, ध्यान रखना। तो आप भी अपने आप को कुछ ऐसा ही बनाइएगा, ठीक। अभी चर्चा करूंगा, कभी समय मिलेगा तो इस बात के ऊपर। तो ये सेम फैक्ट्री में इस्तेमाल हो नहीं सकता जो इंपोर्टेड बी है, क्या करें, लेकिन चीज तो वही है ना, खुद बनाकर मैंने ही इस्तेमाल किया, और बनाने के बजाय इंपोर्ट करके मैंने ही इस्तेमाल किया। सरकमस्टांसेस तो बिल्कुल वैसे ही हैं। CVD 3.1 एग्जेम्प्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद बनाकर इस्तेमाल किया, एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो गई। मैंने इंपोर्ट करके इस्तेमाल किया, CVD 3.1 लॉजिकली एग्जेम्प्ट होनी चाहिए कि नहीं? हां सर, यह भी नहीं लगनी चाहिए। वैसा ही कुछ इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। बोलते हैं मारवाड़ इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड फिनिशिंग एजेंट, डाई कैरियर्स, printing paste etc. to be used for manufacture of textile articles. Okay, the importer claimed exemption for additional duty of custom CVD leviable under section 3(1) of custom tariff act on the ground that CVD की exemption की डिमांड कर रहा है। इस ग्राउंड पर that an exemption for excise duty in respect of said goods used in the same factory, एक्साइज की एग्जम्पशन है कि अगर सेम फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डिपार्टमेंट कंटेंट कर रहा है कि CVD पेबल रहेगी, क्योंकि जो कंडीशन वहां पर दी हुई है आप उस सेम फैक्ट्री वाली कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हो। हमने कहा ठीक है भाई साहब, वो कंडीशन तो प्रैक्टिकली कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन सेंस देखो, भाव देखो, भावों में जाइएगा। एग्जैक्टली ट्रीटमेंट तो अल्टीमेटली वही हो रहा है, बना के खुद इस्तेमाल किया या इंपोर्टर खुद इस्तेमाल किया, सिचुएशन तो वही निकल के आ रही है ना। अल्टीमेटली शब्द पूरे नहीं हो रहे लेकिन सेंस तो पूरा हो रहा है ना। कभी कभी शब्द पूरे नहीं होते लेकिन भाव पूरा हो जाता है, शब्द बदल जाते हैं लेकिन सेंस तो मेरा वही है ना अल्टीमेटली। तो यहां पर CVD 3(1) को एग्जेम्प्ट करवा दिया जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है साहिब, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 23 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर, 23 यहां पर हैं और 73 थे आपके वैल्यूएशन में। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज और वैल्यूएशन मिलाकर कुल 96 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इतने ही है ना, 73 ना, वहां पे कितने हैं देख लेना एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमिन ड्यूटी पेबल ऑफ द इंपोर्टेड इक्विपमेंट। ओके, असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड, ये 10,000 इतने की थी। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 25 अप्रैल 2009। अच्छा, इस दिन का मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए होता है, ठीक है जी। एंड डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, और ये वाली डेट और ऊपर वाली डेट विच एवर इज लेटर, उसका मुझे रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए होता है। तो लेटर डेट कौन सी है सर? ऊपर वाली ही है, 25/4 ही लेटर डेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ ड्यूटी भी मुझे वहीं का लेना होगा। तो रेट ऑफ ड्यूटी भी मेरा 20% निकल के आ जाएगा। और वहां पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी CBIC का जो रेट है मेरा, वो भी मेरा यहीं पर लिया जाएगा, वो मेरा 65 का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जो इस पर जो रेट वगैरह दे रखे हैं ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है यहां पर आकर। एडिशनल ड्यूटी CVD 3(1) जो थी वो पेबल थी आपके 15% से, और 3(5) आपकी पेबल थी 4% से। सोशल वेलफेयर 10% है, IGST 18%, कॉम्पनसेशन सेस इतना है। वैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता कि CVD 3(1) भी है, 3(5) भी है, IGST भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिस पर एक्साइज ड्यूटी, वैट और GST तीनों लग जाते हो। हाँ, एक्साइज ड्यूटी और GST जरूर लग जाते हैं टोबैको के रिस्पेक्ट में, पर वैट भी लग जाए, GST भी लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसा दे रखा है वैसा करने में हमें कौन सी आफत आ रही है, हम सॉल्व तो कर सकते हैं इसको। यस सर। तो 10,100 ये हमारा यहां पर है, और मल्टीप्लाइड बाई कर दूंगा इसके अंदर मैं भाई साहब यहां पर 65 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये मेरा 6,56,500 यहां पे निकल के मेरा ये आ जाएगा। उसमें बोलता है BCD मेरा 20% का रेट है, तो BCD मेरे निकल के आ जाती है यहां पर 131,300, और CVD 3(1) भी यहां पर मैंने निकालनी होगी, लेकिन ये जोड़ने के बाद, BCD जोड़ने के बाद ये मेरा निकल के आ गया 7,87,800।
उसके बाद फिर हम निकालेंगे यहां पर CVD31। CVD31 निकालने के लिए या तो हमें अपडेटेड MRP चाहिए होती है या टैरिफ वैल्यू जो एक्साइज के अंदर और वैसा कुछ ना दे रखा हो तो ओरिजिनल असेसेबल वैल्यू प्लस BCD जोड़ने के बाद जो टोटल आता है उसके ऊपर हम कंप्यूटेशन अपनी करके चलते हैं, जो टोटल मेरा 787,800 यहां पे निकल के आ रहा है। तो उसका अगर मैं निकालो के चलूंगा भाई साहब 15%, तो ये मेरा इतना यहां पे निकल के आ जाएगा 118 ऐसे निकल के आ जाएगा। उसके बाद मैं ऐड करूंगा इसके अंदर अपना सोशल वेलफेयर सरचार्ज BCD प्लस CVD के ऊपर, जो कि मेरा 10% से निकल के इतना यहां पर आ जाएगा, ये टोटल मेरा B आ जाता है। इतना सब निकालने के बाद अब इस टोटल के ऊपर मैं ऐड करके चलूंगा CVD35 एट द रेट ऑफ 4%, और उसे ऐड करने के बाद उसे ऐड करने के बाद सारा कुछ ऐड करने के बाद अब बाबा दर्शन देंगे, जो IGST वो आपको कॉम्पनसेट वो आपका यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा, और जोन सी वाली वैल्यू पर आपका IGST कैलकुलेट किया जाता है, ओन सी वाली वैल्यू के ऊपर ही आपका ये जो कॉम्पनसेशन सेस होता है उसे हम लोग कंप्यूट करके चलते हैं। 18% ऑन 968,153.68 ऐसे करके मालिक यहां पर बात कर दी जाती है, और ये भी आपका कॉम्पनसेशन सेस भी आपका इसी वैल्यू पर आएगा 968,153.68 के ऊपर ही कंप्यूट करवा दिया जाएगा। राइट सर। और यहां पर सर वर्किंग नोट कितने आएंगे? सीधी बात गांठ मार लीजिए, जितने आपके पॉइंट दे रखें कम से कम उतने वर्किंग नोट आपके आने चाहिए। आपने इस पॉइंट को इग्नोर किया है, क्यों इग्नोर किया है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि भाई साहब मुझे रेट ऑफ एक्सचेंज उस डेट का चाहिए ना कि इस डेट का, रेट ऑफ ड्यूटी 25/4 का चाहिए ना कि इस डेट का, इसलिए मुझे इस वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी सर, इस पे क्या वर्किंग नोट लिखेंगे? लिखो इसके ऊपर आपने 15% से CVD लगा रहे हो, तो बताइए भाई साहब, चूंकि CVD31 एक्साइज ड्यूटी को कॉम्पनसेट करने के लिए लगाई जाती है और उसी रेट से लगाते हैं जिस रेट पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, और ये कैलकुलेट की जाएगी आपकी BCD ऐड करने के बाद जो टोटल आता है उस पर इसको ऐड किया जाएगा। तो लिखो इस बारे में, जो भी आप इसके बारे में एक्शन ले रहे हो, आपके हर एक एक्शन को आपने कागज पे लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हो, ऐसे करके। ओ भाई साहब इधर इधर ध्यान दो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अरे प्रिया, मिस प्रिया इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स वेटिंग 1000 किलोग्राम विद CIF वैल्यू $40,000 करके। ठीक है जी। एक्सचेंज रेट भाई साहब 45 का यहां पर दे रखा था, भगवान झूठ ना बुलाए। एंड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री बेसिक कस्टम ड्यूटी इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 10% एंड SWS वॉज एप्लीकेबल। ठीक है। देर इज नो एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन दीज गुड्स इफ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। कहने का मतलब यू है भाई साहब, यहां पर CVD31 थारा ना लगाया जाएगा। ओके। एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन दीज गुड्स। द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कैलकुलेटेड 60 के हिसाब से। भाई इंजुरी निकालनी होती थी, और इंजुरी कैसे निकालते थे? इंजुरी निकलती थी भारतीय बाजार के अंदर कि देसी विदेशी यहां पर कितने में आके पड़ा और जो देसी है वो कितने में आके पड़ा, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके अनुसार हम यहां पर अपनी इंजुरी निकाला करते थे, और इंजुरी के अनुसार ही यहां पर हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो कहता है कि 60 रुपए पर केजी के हिसाब से है जी आपकी देसी की वैल्यू हिंदुस्तान के अंदर $60 पर केजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 1000 किलोग्राम का माल था, 60 के भाव से एक्सचेंज रेट 45 का बता रखा, तो भाई साहब कितना आ गया? 60,000। तो साहब ये आपका निकल के आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 45 में कर दूंगा, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 27 लाख। और हाँ एक बात मैं आपको बताऊं, 27 लाख यहां पर आ जाएगा, और मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं। मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको, आपका दिमाग फोकस्ड नहीं है, भटकता रहता है, भागता रहता है। सोचिए, जो तलवार होती है उसकी धार होती है एक, अगर वो धार वाला हिस्सा कई भागों में टूट जाए, बिखर जाए, तो तलवार धारदार नहीं रह जाती, और फिर वो किसी और को क्या मार पाएगी? वो खरबूजा भी ना काट पाएगी भाई साहब, अगर उसकी धार ही खत्म हो जाए तो, उसका फोकस ही खत्म हो जाए तो। तीर होता है, तीर की जो नोक होती है वही तो जाके घुसती है, अगर वो नोक तितर बितर हो जाए, छितर बितर हो जाए, तो वो क्या भाई साहब किसी में भी ना घुस सकता, वो तरबूजे में भी ना घुसेगा फिर वो तीर। इसलिए ऐसे ही आपका फोकस जो है वो खराब हो गया है। टेस्ट करके देख लीजिएगा आपका फोकस सही है या नहीं है। फोकस को कैसे बनाना है, कैसे इस दिमाग को एकदम तेज तर्रार बनाना है, कैसे इसको इतना नुकीला बनाना है कि किसी भी चीज को भेद सके, किसी भी समस्या के अंदर घुसकर उसका समाधान ढूंढ सके। इस दिमाग को इतना तेज और नुकीला कैसे बनाना है वो मैं आपको वीडियो बना के अलग से बताऊंगा। लेकिन अपने माइंड का टेस्ट आप कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिएगा, यहां पर ध्यान लगाइएगा, यहां पर छोड़ो, आप यहां पर अपने नोस्ट्रिल्स जो है यहां पर ध्यान लगाइएगा।
जो स्वाभाविक रूप से सांस अंदर जा रही है उसे महसूस कीजिए, इधर से गई या इधर से गई, और जब गई तो किस किनारे को छूकर गई, इनर वॉल को या बाहरी वाले वॉल को, किधर से छूती हुई वो सांस अंदर गई, और जब बाहर निकली तो इस नोस्ट्रल के कौन से हिस्से को छूता हुआ सांस बाहर निकल रहा है। तो आपको पूरा फोकस यहां नोस्ट्रल्स पे बना के चलना है। आपको साथ में काउंटिंग करनी है, 1 से लेकर 10 तक आपको काउंटिंग करके चलनी है। अगर आप 1 2 3 4 मान लीजिए 4 तक आप आ गए बिना ध्यान भटके हुए, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी आपका ध्यान नहीं भटका, 4 सेकंड तक आपने काम कर लिया, उसके बाद फिर आपका ध्यान भटक जाता, तो आपका माइंड 40% पे काम कर रहा है। लेकिन 1 माइक्रो सेकंड के बिना भटके हुए आपने 8 तक गिनती तक आ गए, 8 मतलब गिनती मेरा मतलब 8 बार सांस ऊपर नीचे करना, ये 1 बार हो गया, 8 बार सांस ले लिया आपने और आपका ध्यान 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी नहीं भटका, सिर्फ यहीं पर टिका रहा, तो आपका माइंड 80% पे काम कर रहा है। और अगर आपका माइंड ज्यादा ही खराब हुआ पड़ा है, ज्यादा ही अनफोकस्ड हुआ पड़ा है, आप तीसरी सांस पर ही भटक जाओगे, मालिक चेक कर लीजिएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा आप कितने फोकस्ड हैं, आपका माइंड कितने % कैपेसिटी पर काम कर रहा है। अगर आपका माइंड 20 या 30% कैपेसिटी पर काम कर रहा है भाई साहब, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। नॉर्मल अमूमन व्यक्ति का जो ध्यान है वो 7वें पॉइंट पर जाकर भटक जाता है, 6 तक वो झेल जाता है, 7वें पॉइंट पर जाकर उसका ध्यान भटक जाता है। नॉर्मली लोगों का काम 60% पर ही काम करके चलता है। ध्यान दीजिए, कंडीशन ये है कि आपका जो यहां पर सांस होगी वो स्वाभाविक होगी, आप उसे मैनेज नहीं करेंगे, कस्टमाइज नहीं करेंगे, जानबूझकर खींचेंगे नहीं आप उसे, या स्लो नहीं करेंगे, जो है नेचुरली स्वाभाविक आप उसे वैसे ही चलने देंगे, तो इस टेस्ट को सफल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सांस को अपनी वजह से कस्टमाइज किया, ऊपर नीचे तेज या स्लो किया, तो फिर ये टेस्ट बेकार का, फिर टेस्ट काम नहीं करेगा। सांसों पर स्वाभाविक चलने देना है, उस पर आपको कोई भी नियंत्रण नहीं करना। तो टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर आप टेस्ट में पास होते हैं, फेल होते हैं, 6 नंबर तक चले गए तो आप पास हैं, और 6 नंबर से नीचे अगर आप रह गए, 6 तक भी ना कर पाए, तो आप फेल हैं टेस्ट के अंदर। आपका माइंड फोकस माइंड नहीं है, कुछ करने की जरूरत है, और क्या करने की जरूरत है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। छोटा सा वीडियो अलग से मैं बनाकर चलूंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसका फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आगे भाई साहब अपना 27 लाख 27 लाख अपना यहां पर निकल के ये आ जाता है, और उसके बाद मुझे देखना है कि जो विदेशी है वो कितने का आके यहां पे पड़ रहा है। तो 1000 किलोग्राम था, उसकी CIF वैल्यू बताई गई है आपको यहां पर आकर भाई साहब। CIF वैल्यू जो बताई गई है वैल्यू है $40,000। अच्छा, $40,000 वो आपको यहां पर वैल्यू बताई गई है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 45, ठीक है। तो ये आ गया जी 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 45, इट इज 18 लाख की यहां पर CIF आ जाती है। लेकिन अभी इंडियन मार्केट में आने के लिए ड्यूटीज वगैरह भी इसमें ऐड होने बाकी हैं। BCD 10% की थी, यानी कि 1,80,000 रुपये, 1,80,000 की आपकी BCD यहां पर आ जाती है। उसके बाद CVD भी बता रखी है, CVD जो है आपकी मालिक वो आ जाएगी 18,000 की, आपकी ये निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब हो गया 18 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 18,000, 19 लाख और 98,000 आपका ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये आ गया ऐसे करके, और 27 लाख आपका ये बनता था। इन दोनों का जो डिफरेंस आपका ये बन जाएगा, दिस विल बी द एंटी डंपिंग ड्यूटी। यही आपकी इंजुरी है, और इंजुरी के बराबर यही आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी यहां पर लगा दी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी बार बार और हर बार आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं गुड कैटेगरी के अंदर डालकर चलूंगा, राइट। यस सर। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ एडिशनल कस्टम ड्यूटी इज डिटरमिन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रिक्वायरिंग MRP बेस्ड असेसमेंट। Explain briefly how additional duty of custom is determined in respect of imported goods requiring MRP based। अरे इसमें क्या बात है भाई साहब, अगर MRP बेस्ड असेसमेंट है तो CVD 31 के लिए जो आपकी MRP माइनस नोटिफाइड परसेंटेज जो होती है उसे घटाने के बाद हम अपना निकाल के चलते हैं। MRP अगर मल्टीपल दे रखी हो तो वहां पर जो हाईएस्ट MRP होगी उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, उसके हिसाब से हम अपनी बात करके चलते हैं मालिक। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का। आगे बोलता है व्हाट विल बी द डेट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डेफिनेट एंटी डंपिंग ड्यूटी इन द फॉलोइंग केसेस अंडर सेक्शन 9A ऑफ सो एंड सो। अब देखिए, मान लीजिए बात ऐसी निकल के आ रही है, डेफिनेट का मतलब हो गया आपकी फाइनल एंटी डंपिंग ड्यूटी कब से शुरू मानी जाएगी। होता क्या है कि शुरुआती दौर में आकर यहां पर मालिक प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी यहां लॉन्च कर दी जाती है, और मान लीजिए प्रोस्पेक्टिवली करी गई है, तो प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी यहां पर आपकी आ जाती है, कुछ समय के लिए चलेगी। उसके बाद फिर यहां पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई साहब हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं, मतलब यहां से आगे तो फाइनलाइज रहेगी, लेकिन क्या ये जो पीछे आपने चार्ज करी है, क्या ये
आगे तक प्रोविजनल रहेगी ना भाई साहब। जब यहां चीजें सुधर जाती हैं, पक्की हो जाती हैं, तो फाइनलाइज जो है वो आपकी यहां से मानी जाएगी। तो जिस दिन आपकी प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज कर दी गई थी, वहीं से जिस दिन आपकी प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज कर दी गई थी, वहीं से आपकी फाइनल एंटी डंपिंग ड्यूटी स्टार्ट मानी जाएगी। ठीक है साहब, वेरी गुड। दूसरा, अगर मान लीजिए प्रोविजनल ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी आपकी लग ही नहीं रही है, डायरेक्ट फाइनल ही लग रही है, तो अगर डायरेक्ट फाइनल ही लग रही है तो जिस दिन वो लगी, जिस दिन उसका डे 1 था, वहां से उसे इफेक्ट में मान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा है कि आपकी प्रोविजनल ड्यूटी का पता यहां पर चला, लेकिन ये प्रोविजनल जो ड्यूटी है वो आपकी बैक डेट से यहां से लगवाई जाती है, यहां से वो इफेक्ट में आपकी आ जाती है, उसके बाद यहां पर आकर इसको फाइनलाइज किया जाता है। तो जब फाइनलाइज किया जाएगा तो जो भी ये पीरियड रहा है प्रोविजनल का, इसको भी तो फाइनलाइज किया जाएगा। तो जिस दिन आपकी प्रोविजनल ड्यूटी इफेक्ट में आ गई थी, उसी दिन से फाइनल ड्यूटी को भी इफेक्ट में माना जाएगा। इज इट ओके? यस सर। तो बोलते हैं वेयर नो प्रोविजनल ड्यूटी वाज इंपोज, तो जिस दिन फाइनल ड्यूटी इंपोज की गई उसी दिन से इफेक्ट में मानी जाएगी। अगर प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज कर दी गई तो जिस दिन प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज हुई थी, फाइनल ड्यूटी भी अल्टीमेटली उसी दिन से इफेक्ट में फाइनल की जाएगी। उसके बाद वेयर एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इंपोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम अ डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी, तो अगर मान लीजिए प्रोविजनल ड्यूटी आपकी बैक डेट से इफेक्ट में आई थी, तो आपकी फाइनल ड्यूटी भी उसी दिन से इफेक्ट में मानी जाएगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, अक्सर बच्चा इसमें आंसर करने में गलती कर देता है। वो कहता है कि अगर प्रोविजनल ड्यूटी यहां लगी थी, फाइनल यहां लगी थी, तो फाइनल आपकी यहां से इफेक्टिव होगी। नहीं भाई साहब, जो पुरानी आपने प्रोविजनल ली थी, इसको भी तो फाइनलाइज करके आना है ना। तो फाइनल एंटी डंपिंग ड्यूटी आपकी फाइनली इस डेट से इफेक्टिव की जाएगी जहां से आपकी प्रोविजनल ड्यूटी आई थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको मैं डालकर चलता हूं। राइट है सर जी। उसके बाद आता है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन, बोलता है विद रेफरेंस टू सेक्शन 9AA ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, क्या कह रहा है भाई साहब? कहता है स्टेट ब्रीफली द प्रोविजन ऑफ रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। यस, रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, उसमें दो बातें आती हैं आपकी। 9AA के मुताबिक बात कर रहा है। एक रिफंड आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी का 9A में दे रखा था, उसमें बताया था कि अगर आपकी प्रोविजनल ड्यूटी ज्यादा ले ली जाती है और फाइनलाइज कम पर होती है, तो जितना भी डिफरेंस है उतना आपको रिफंड दे दिया जाएगा। लेकिन 9AA के अंदर जो आपकी फाइनल एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, उसको रिफंड करने की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने यहां पर क्या कर रखा था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी थी, 8 रुपए के हिसाब से लगा रखी थी, लेकिन बाद में चल के फाइनल थी ये, बाद में चल के कोई बंदा ये कहता कि नहीं भाई साहब ये 8 रुपए के हिसाब से है ही नहीं, ये तो आपकी 6 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इतनी तो डंपिंग भी नहीं थी, डंपिंग ही 6 रुपए की थी भाई साहब। तो ऐसे वाले मामले के अंदर सरकार जैसे ही इस बात का पता लगेगा, तो सरकार पहले तो जिन व्यक्तियों से ज्यादा ड्यूटी ले ली है उनको यहां रिफंड दे दिया जाएगा, और भविष्य के लिए आगे जो रेट है वो 6 रुपए के हिसाब से ही करवा दिया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार की बात यहां पर करी जाती है। तो ये प्रोविजनल एक्सेस जो कलेक्ट कर ली उसका रिफंड नहीं, बल्कि फाइनली जो ड्यूटी एक्सेस कलेक्ट कर ली है ये उसके रिफंड देने की बात यहां पर करके चल रहे हैं। 13A की बात कर रहा है भाई साहब, बोलता है विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 9A1A द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 मेंशन द वेज दैट कॉन्स्टिट्यूट सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज्ड ऑन एन आर्टिकल। सर्कमवेंशन वाला पॉइंट वो है कि जब अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता है, या उसका नाम चेंज कर देता है, या उसे डिसअसेंबल्ड या अनअसेंबल्ड फॉर्म के अंदर इंपोर्ट करता है, या फिर मान लीजिए वो कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है उसका उसे चेंज करता है, और ऐसा चेंज करके वो अपनी एंटी डंपिंग ड्यूटी को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी कड़ी निंदा करके चलेंगे, और ऐसे वाले मामलों के अंदर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी को ठोका जाएगा, अर्थात वो लगाई जाएगी। इज इट ओके? यस सर। तो वो वाली बात आपकी यहां पर निकलकर आ जाती है जी, ऐसे करके। उसके बाद आगे बात करते हैं, कहता है गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीसीडी विद ऑटोमेटिकल एरर। ऐसा तो कुछ भी ना है कि अगर बीसीडी से एग्जेम्प्ट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था वैल्यूएशन के अंदर, ये ऐसा तो कुछ भी ना है भाई साहब। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्यों लगाई जाती है? ये आपका सेक्शन 110 आता है ऑफ फाइनेंस एक्ट के अंदर ये बात अपनी कर रखी है। 2018 के अंदर ये बोला गया था, और बताया जाता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बारे में। रीजन ऑफ लेविंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्यों लगाई जाती है? एजुकेशन सेस का रिप्लेसमेंट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। 3 कामों के लिए लगाई जाती है। शी के लिए
शी के लिए लगाई जाती है, शी का मतलब सोशल सिक्योरिटी, एच फॉर हेल्थ और ई फॉर एजुकेशन, तीन कामों के लिए लगाई जाती है। रेट है 10% का, लगाई जाएगी बीसीडी प्लस सीवीडी 31 के ऊपर, लेकिन सीवीडी 31 तीन आर्टिकल पे इंपोर्ट पे लगती है। अगर इफ यू आर इंपोर्टिंग एनी अदर आर्टिकल अदर देन 3 स्पेसिफाइड ऑन विच CVD 31 has been imposed, तो then it will be calculated only on the amount of BCD। ठीक है जी, यूटिलाइजेशन इन्हीं तीन कामों के लिए किया जाएगा, और कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कौन सी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट अपनी ये की जाएगी, और एक प्रकार की एडिशनल इंडिपेंडेंट ड्यूटी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। और इसके जो लीगल प्रोविजंस हैं, चाहे अपील का, डिमांड का, रिफंड का, ड्यूटी का, ड्रॉबैक का, एटसेट्रा का, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे लीगल प्रोविजंस अपने कस्टम एक्ट 1962 के ही बोरो करके इसके ऊपर अप्लाई करवाए जाते हैं। ओके, हाँ सर जी एकदम ओके, यार कोई दिक्कत वाली बात ही ना बिल्कुल भी। आगे बढ़िए मालिक। आगे क्या कहता है, एबीसी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट बाय एयर। ओके, बाय एयर इन्होंने कुछ अपने इक्विपमेंट इंपोर्ट करे हैं। CIF ऑफ द इक्विपमेंट इज $6,000। अच्छा जी। Freight paid is 1200 अच्छा, बाई एयर, तो निशान बनाओ एयर का, एयर पर निशान जरूर बनना चाहिए। CIF ऑफ द इक्विपमेंट इतना था, तो भाई पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। CIF था $6,000 का, और फ्रेट पेड था, इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी $1,200 की, और इंश्योरेंस कॉस्ट थी भाई साहब यहाँ पर 1800 की, तो ये आएगा भाई साहब 3,000। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, वैल्यूएशन चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन हमारा आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। 3,000 इसका ये आ जाएगा भाई साहब। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20% की जब मैं बात करके चलूंगा तो ये 600 मेरा यहाँ निकल के आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 1800 यहाँ पर आ जाएगी मेरी 4,000, और 5,400 5400 मेरा यहाँ पर निकल कर आएगा, ये फाइनली 5400, यस 5400। और जहाँ तक सवाल है इसमें आप रेट ऑफ एक्सचेंज का, तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लिया जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाई द CBIC जो है वो 70s का दे रखा है, वो यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। एंड ABC लिमिटेड एक्सपेंड रुपीज इतना इन सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी का इंडिया में खर्च किया जाता है भाई साहब, उससे मुझे क्या मतलब है। BCD यहाँ पर 10% की है, और IGST भी दे रखा है, एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी दे रखा है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। तो और कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा 70 की मल्टीप्लाई करके ये निकल आएगा, और इसके ऊपर अपनी ड्यूटीज जो है उनकी कैलकुलेशन बड़े आराम से बड़े प्यार से यहाँ पे करवा दी जाएगी। राइट सर, आपने 56,000 को इग्नोर किया, क्यों इग्नोर किया, क्योंकि भाई साहब ये आपका कहीं पर भी शामिल नहीं होता, ना सेक्शन 14(1) के दायरे में आता है, ना 10(1) ना 10(2) के दायरे में आता है, कहीं पर भी नहीं आता, इसलिए हम इसको इग्नोर करके चलेंगे। क्योंकि एज पर सेक्शन 14(1) वी नीड value at place of importation and this expenses is beyond the place of importation, that's why we are ignoring this will not be a part of the assessable value। आप जो भी हरकत कर रहे हैं ना यार उसका वर्किंग नोट जरूर डाल देना, सीधी बात है बता रहा हूं मैं, ये मत कहना एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के अबे यार ये तो मैं भूल ही गया, भूलना कुछ नहीं है, यहां लिख कर देख लो पहले। एग्जामिनेशन ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, दोस्त से डिस्कस किया, ओह शिट ये तो रह गया यार, ये गलती मुझसे, ये गलती इसलिए हुई थी क्योंकि तुमने घर लिख कर नहीं देखा, तुमने घर प्रैक्टिस करके नहीं देखी, इसलिए मेरे भैया, मेरे लाल, मेरे काले पीले, अरे घर पे बैठ कर प्रैक्टिस पहले जरूर कर लियो। 3 बार लिखवाएगा सी इंस्टीट्यूट, 2 बार लिख लेना घर पर, तीसरी बार लिखना वहां पे जाके, ठीक है ना। ओके सर, आगे बढ़ भाई। आगे आता है आपका यहां पर 17th नंबर का क्वेश्चन भाई साहब आ जाता है, क्या बोलता है ये, राइट शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेबिलिटी, किसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेफगार्ड ड्यूटी अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 करके, ठीक है, ऑन आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाई 100% यूई और इराक। सीधी बात भाई, अब ये इंपोर्ट करके चलेंगे तो इसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, 2 कंडीशंस में लग जाएगी, अगर नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली बोल रखा हो कि इनके रेस्पेक्ट में ड्यूटी लगनी है, दूसरी बात कि ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए अगर क्लियर कर देते हैं अपने इंपोर्टेड गुड्स को तो भी इनको सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी जाएगी। वेरी गुड। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा गुड है जी, लेकिन ये क्वेश्चन जो गुड है वो सेक्शन 9B पर बेस्ड है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसलिए चुपचाप अपने आप करना इस क्वेश्चन को। ओके सर जी, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हेन शैल द सेफगार्ड ड्यूटी अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 बी नॉट इम्पोज। ले भाई साहब 8B कब ना लगेगी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूं,
4 सिचुएशंस हैं। एक सिंगल डेवलपिंग कंट्री से वो 3% वाली बात, मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री हैं तो लेस देन 3%, एग्रीगेट 9%, ऊपर से 100% ईओयू एसईजेड, और चौथा और माइनर पॉइंट यहां पर आ जाता है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट की पावर है कि वो यहां पर उसको सेफगार्ड ड्यूटी से एग्जम्पशन दिलवा सकते हैं, ये सरकार की पावर है। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद में आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आकर, भाई साहब क्या कह रहा है यहां पे यू, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय द इंपोर्टर टू मेक द इंपोर्टेड गुड्स एलिजिबल फॉर प्रीफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी पाने के लिए क्या जरूरी होता है? आपका गुड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन से आया हो, ठीक, यानी कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन होना चाहिए। दूसरी बात कि यहां पर आकर आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री के जो गवर्नमेंट बॉडी होती है वो एक एक्सपोर्टर को इश्यू करेगी, एक्सपोर्टर आपको वो सर्टिफिकेट देगा और आप अपने यहाँ कस्टम अधिकारी को पोर्ट पर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट ऑफिसर विल प्रोवाइड द प्रेफरेंशियल रेट टू यू। उसके आधार पर हम बात करके चलते हैं मालिक, ऐसे करके वहां पर बोल दिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21वां आता है जो कि काफी शानदार है। डिटरमिन द कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग द सेफगार्ड ड्यूटी। अच्छा जी, सेफगार्ड ड्यूटी भी आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें थोड़ा अलग सा पॉइंट दिया हुआ है मालिक। 8B ऑफ द सेड एक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल ऑन हैंड। Accessible value of sodium nitrate imported from a developing country from 26th February 2017 to 25th February 2018 both days inclusive, कोई दिक्कत नहीं है। 30 lakhs का यहां पर उन्होंने आपने इंपोर्ट किया है सोडियम नाइट्रेट। शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट, वैसे जो सेफगार्ड ड्यूटी है उसका जो रेट है वो 30% का यहां पर आता है मालिक। अब चेक करना कि आपके केस में लगेगी या ना लगेगी। शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट टोटल इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट टू इंडिया, वो है आपका 4%। तो साहेब हम अच्छे से जानते हैं इफ इट वाज अप टू 3% देन सेफगार्ड ड्यूटी इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो पाती इस वाली सिचुएशन के अंदर आकर, बट इट इज 4%, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द एग्जम्पशन। देन दिस सेफगार्ड ड्यूटी एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 8B विल डेफिनेटली बी इम्पोज्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये लगेगी, आप इसके लिए तैयार हो जाइएगा। तो इस चीज को ना आपको वर्किंग नोट में देके चलना है कि आप क्यों लगा रहे हैं यहां पर, वो बताना भाई कि तूने 4% दिया है भैया, इसको वर्किंग नोट में डालना है आपने। भाई जितने ये पॉइंट लिखे ना इतने वर्किंग नोट आपके बनेंगे, कसम खा लीजिएगा, सीधी बात ये है, मैं तो इतना जानता हूं। बताना कि 3% से ऊपर जा रहा है इसलिए सारे के ऊपर भैया अपना लगा दी जाएगी। बीसीडी का रेट दे रखा है, आईजीएसटी बता रखा है, सोशल वेलफेयर, और ये अपना कॉम्पनसेशन सेस इग्नोर करना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया जी। ये तो असेसेबल वैल्यू है आपकी यहां पर 30 लाख रुपीस की, रुपीज में दे रखी है, भी मजे की बात है। इसमें सबसे पहले आप ऐड करते हैं आपकी बीसीडी, और बीसीडी आएगी भाई साहब, बीसीडी का जो रेट है 10% का है, तो वो आ गया जी साहब यहाँ पर 3 lakhs का वो निकल के आ जाएगा, और ये आ गया 33 lakhs आपका यहाँ पर मालिक आ जाता है। एंड उसके बाद में फिर बीसीडी के बाद अगला नंबर आएगा आपका सीविड 31 है नहीं, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होगा 3 lakhs का 10% दैट विल बी 30,000, वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड टोटल हो गया 33 lakhs एंड 30,000, ये आपका यहां पर आ जाता है। एकदम ठीक बात सर जी। नाउ अब इसके ऊपर आप क्या ऐड करेंगे, क्या आईजीएसटी अभी लग जाएगा ना मालिक? आईजीएसटी वाले बाबा सबसे बाद में दर्शन देकर चलते हैं। अब यहां पे लगेगी आपकी सेफ गार्ड ड्यूटी को यहां पे लगवा दिया जाएगा। सेफ गार्ड ड्यूटी 30% से लगाई जानी है, 30% अंडर सेक्शन 8B। अब 30% में किसका लेके चलूं, क्योंकि मुझे कुछ बता तो रखा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसी का यहाँ पर 30% अपना लेकर चलूंगा, जो कि 30 लाख का 30% मेरा आएगा निकल के यहाँ पर कितना 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए की मैं अपनी सेफगार्ड ड्यूटी यहाँ पे निकाल के मालिक रख दूंगा। ऐसे करके मेरी बात यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद जब मैं इसको टोटल यहाँ पे कर दूंगा तो 33 lakhs और 30,000 प्लस
9 लाख, ये सारा ऐड होने के बाद इट विल कम्स टू 42 lakh 30,000 and now IGST will be calculated on this value. IGST at the rate of 12% and it will be calculated on this value and it will comes to 5,07,600. ये आ जाएगा भाई साहब आपका 5,07,600 करके ये IGST आपका यहाँ निकल कर आ जाता है। और ऐसे करके हमारी यहाँ पर बात कर दी जाती है। एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर आकर, ये मैं हालांकि जो मेरा ये एडिशन में बनाऊंगा, अभी मैंने इसकी हार्ड कॉपी नहीं बनाई, हार्ड कॉपी जब बनेगी तो इसको हम अपना करेक्ट करके ही दे देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो ये जो है यहाँ पर एक हटा देना है यहाँ से, ये 42,30,000 ये है, तो एक यहाँ से हटा देना, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे की तरफ, और आगे क्या है मालिक, अगला क्वेश्चन ये रहा जी आपका 22वें नंबर का। बोलते हैं एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्टेड वन मशीन थ्रू vessel from Japan in the month of September 2018. The following particulars are made available. ये particulars आपके available यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। कौन कौन से particulars हैं? Cost up to port of exportation incurred by the exporter. Cost up to port, अच्छा, अगर ऐसे करके बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये आपका मान लीजिए विदेशी पोर्टर, यहाँ आपकी फैक्ट्री है, तो पोर्ट तक की जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात कर रहा है कि वो है आपकी यहाँ पर कॉस्ट अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इनकर्ड बाई एक्सपोर्टर। तो यहां तक का जो मामला है वो 6 लाख का अपना आ रहा है, नॉट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है कि यहां तक आते आते 6 लाख का मामला बन जाता है। लोडिंग एट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, वहां पर एक्सपोर्टेशन पर वो कहता है कि भाई साहब 25,000 का वहां पे खर्चा आया ओरिजिन पोर्ट पे, तो वो तो आपका ऐड किया जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है सर जी। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया 1 लाख आपका ये भी शामिल हो जाएगा। तीनों आइटम आपके यहां पर इंक्लूड किए जाएंगे। आगे बोलता है डिजाइनिंग चार्जेस नेसेसरी फॉर सच मशीन पे टू कंसल्टेंसी फर्म इन न्यू दिल्ली। अब देखो ना, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। आपका रूल नंबर 10(1) आता है, वहां पर 10(1) का बी पार्ट आता है, उसमें लिखा है कि इफ एनी सर्विस एक्सपेंसेस यू आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एनी कंट्री एल्सवेयर देन इन इंडिया देन इट विल बी इंक्लूडेड, मीनिंग देयर बाय इफ इट इज इनकर्ड इन इंडिया देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो आपका ये न्यू दिल्ली में इनकर किया गया है, तो इसको हम शामिल नहीं करके चलेंगे। कमीशन पेड नॉट द बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन नहीं था, बाइंग कमीशन नहीं था, तो फिर आपका इसको ऐड करवा दिया जाएगा। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस हैं, पोर्ट ड्यूज हैं डेस्टिनेशन पोर्ट पर, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आर नॉट असर्टेनेबल, कोई बात नहीं, 1.125% आप यहां पर ले लीजिएगा एडजस्टेड एफओबी वैल्यू का। और लाइटरेज चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, लाइटरेज मतलब जो छोटी छोटी बोट होती हैं, बोट के जो चार्जेस होते हैं उनको भी यहां पर शामिल किया जाता है मालिक। तो चूंकि यहां पर अब आपको ये परसेंटेज निकालनी जो कि ऐड किया जाना है अंडर रूल नंबर 10(2) में निकालना है, तो पहले आपको 10(1) की एडजस्टमेंट कर लेनी होंगी। उसके ऊपर जो आएगा तो हम बात करके चलेंगे। लाइटरेज की जो ये आपकी अंडर रूल नंबर 10(2) में एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है जी। एक्चुअल ये तो आया ही नहीं है आपका, कोई बात नहीं। कमीशन जो था आपका ये आएगा अंडर रूल नंबर 10(1) के अंदर आएगा जी, और ये आपका यहां पर आया ही नहीं, और इसके ऊपर ये सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। तो 6,625 725 तो आपका ऊपर से हो गया। 725 में मैं ऐड कर दूंगा 125, तो 725 प्लस 125 ये ऐड कर दूंगा, इट विल कम्स टू 850। 850 ये मेरा यहां पर निकल कर आ जाता है साहब जी। नहीं 850 नहीं आएगा, पहले मुझे वो निकालना है ना। ये तो है कॉस्ट अप टू ओरिजिन पोर्ट, पहले ये लिखूंगा क्योंकि ये तो अंडर रूल 10(2) चला गया ना भाई साहब। ये आ गया मेरा 6 लाख, तो ये है, ये जुड़ जाएगा, प्लस वहाँ के जो पोर्ट ड्यूज हैं ये आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी ओरिजिनल जो एफओबी है, ये वो निकल के आ जाती है 625। लेकिन इसमें अभी मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी बाकी है। 625 के अंदर वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट। 625 में we need to do some adjustment is equal to 625 we need to do some adjustment।
तो ये आ गया जी अपना डिजाइनिंग चार्जेस नेसेसरी फॉर, ये नहीं आएगा यहाँ पे, और ये 10(2) में जाएगा अगला वाला। और कमीशन पेड नॉट द बाइंग कमीशन, ये 10(1) की है तो 125 ये भी आपका आ जाएगा, 125 ये भी आपका आ गया। तो ये आएगी 750 करके, दिस विल बी योर एडजस्टेड FOB जो है वो आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। और इसके ऊपर 1 पॉइंट ये आपका यहाँ पे निकाल के चलोगे जी आप। जापानी इंडियन रुपीस नहीं, तो ये इंडियन रुपीस में दे रख। ओहो भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन, हम गलती कर रहे हैं इसके अंदर, गलती मत कीजिएगा। ये जो ऊपर वाली फिगर दे रखी है, ये दे रखी है भाई साहब जापानीज येन के अंदर दे रखी हैं, गलती नहीं करेंगे इसमें, ये जापानीज येन में दे रखी हैं। और नीचे जो फिगर दे रखी है ये आपकी इंडियन रुपीस में दी हुई है। भाई साहब खेल खेल गया यहाँ पर आकर, ये हमें लगा ऊपर वाली फिगर भी उसमें ही है। तो 750 तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कन्वर्ट द सेम। ये तो 125 तो इंडियन रुपीस में है ना ये, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 625 ये आपके यहाँ पर निकल कर आए हैं, इतना येन आ रहा है, तो इस येन को पहले मुझे तब्दील करना पड़ेगा INR के अंदर। तो INR के अंदर ये 625 मेरा ये है, और इसमें मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था मालिक, ये था 0.65 का। सो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 0.65 की, और ये मेरा कितना आएगा जी 625 मल्टीप्लाइड बाई 0.65, इट विल कम्स टू 406250, ठीक है ना। और इसमें फिर मैं ऐड करूँगा अपना जो कमीशन यहाँ पर ये बताया गया था, कमीशन रुपीज़ में दे रखा है 125 का, ठीक है, प्लस 125। सो ये जो है 531,250 ये आएगी आपकी एडजस्टेड वैल्यू, यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आई आपकी 531,250, दिस इज योर एडजस्टेड FOB वैल्यू। अब इसमें ऐड करूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेरी 1 लाख रुपए की, 1 लाख येन की दे रखी थी, अब लेकिन मुझे इंडियन रुपीज में मैं लेके चल रहा हूं, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.65 एंड इट विल कम्स टू 65,000 ये मेरा आ जाएगा। और मैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मुझे ऐड करना है, इसका 531 का 1.125%, तो 5976.56 ये मेरा निकल के आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम और क्या करके चलेंगे जी, और भी कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ सर और भी कुछ है, और है जी यहाँ पर लाइट्रेज वगैरह की आपकी बात करी हुई है 20,000 रुपये की, तो 20,000 आपका ये लाइट्रेज जो है ये भी इसमें ऐड किया जाएगा, ये भी अंडर रूल नंबर 10(2) ही ऐड किया जा रहा है। 20,000 का आपका ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये वाली फिगर प्लस 20,000 था ना ये, हाँ जी, 20,000 आपका ये वाला जाएगा, 65,000 वो वाला आ गया, और 531,250 ये आ जाएगा। सो ये आएगा 622 करके अपना आंसर यहाँ पर आएगा, 622 दिस विल बी द असेसेबल वैल्यू। और इसके बाद हम अपने यहाँ से कैलकुलेशंस करना शुरू कर देंगे। तो इसमें एक चीज़ का बात ध्यान रख के चलना है कि कुछ फिगर्स आपकी येन में दी हुई हैं और कुछ फिगर्स आपके यहाँ पर इंडियन रुपीस में दी हुई हैं, तो यहाँ पर एक गलती होने के चांसेस थे, जो हमने शुरू में कर भी दी थी हल्की सी गलती, तो आपको वो गलती नहीं करके चलनी है, ठीक है। गलतियों से ही हमें सीखना होता है कि आगे हमसे वो गलती ना हो। रेट ऑफ BCD हमारा 10% यहाँ पर दे रखा है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अब तो आसान है क्वेश्चन, अब इसका 10% BCD निकल जाएगा, उसके बाद BCD का 10% सोशल वेलफेयर आ जाएगा। कस्टम ये IGST 12% से, ये है नहीं, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो खास तौर पे क्या रहा कि कुछ इसमें येन में थे और कुछ इसमें इंडियन रुपीज में दे रखे थे। उसके बाद में यहां पर अगली बात करते हैं, चेन टॉप इंडस्ट्रीज। ओके, चेन टॉप इंडस्ट्रीज हैज चैलेंज्ड, क्या चैलेंज कर दिया भाई साहब? चैलेंज द imposition of anti-dumping duty retrospectively from the date prior to the date of imposition of anti-dumping duty. Challenge the imposition of anti-dumping duty retrospectively from the date prior to the date of imposition of anti-dumping duty on the ground that
इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सप्लेन ब्रीफली। नहीं भैया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 90 डेज बैक डेट से हम यहां पर उसको लागू कर सकते हैं, जो हमें सेक्शन 9A के अंदर पावर मिली हुई है। तो उस सीमाओं में रहकर हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, यहां पर कोई गलत बात नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स में ये आ सकती है, ये वाली ड्यूटी। इस प्रकार से यहां पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके आकर मालिक कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे करके। चलो एक काम और करते हैं यहां पर आकर। क्या सर जी? एक छोटा सा चैप्टर है आपका इंपोर्ट बाय पोस्ट का, उसे भी लपेट दें? हाँ जी, आ जाओ। अरे क्या निकाल दिया? इंपोर्ट बाय पोस्ट का एक चैप्टर है आपके सामने, उसे भी जरा हम निकाल देते हैं भाई साहब। छोटा सा है चैप्टर। एक सेकंड। एक सेकंड ढूंढता हूँ उसको। यस, मिल गया, मैंने कर दिखाया। यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। इस चैप्टर में से दो बातों पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है कि इसका पूरा प्रोसीजर बताएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट का, और एक बन सकता है क्वेश्चन आपका रेलिवेंट डेट को लेकर। जहां तक सवाल है रेलिवेंट डेट का, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम इंपोर्ट के संबंध में बात कर रहे होते हैं तो जिस दिन वो पोस्ट मास्टर जो होता है तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट, पार्सल, बिल एटसेट्रा कस्टम अधिकारी को सौंप देता है, वो वाली डेट पकड़िए। और अगर मान लीजिए वेसल से गुड्स आपका आ रहा था और एडवांस में आपने फाइल कर दिया है, तो वेसल अराइवल की डेट पकड़ लीजिए, विच एवर इज लेटर, वो बनती है रेलिवेंट डेट इंपोर्ट के मामले में। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करके चलते हो, तो वहां पर आकर जिस दिन आपने अपना गुड्स कस्टम अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दिया है, जिस दिन आपने बेसिकली पोस्ट ऑफिस में जाकर या इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल पर जाकर जब आपने अपना गुड्स हैंडओवर उनको कर दिया है, बेसिकली कस्टम अथॉरिटीज या पोस्ट अथॉरिटीज को जो हैंडओवर किया है आपने, वो वाली डेट रेलिवेंट डेट होती है। उसी डेट का रेट ऑफ ड्यूटी भी यहां पर कंसिडर किया जाता है, ऐसे करके यहां पर बात बता दी जाती है मालिक। उसके बाद में बात आती है प्रोसीजर को लेकर। प्रोसीजर के अंदर क्या बोला जाता है भाई साहब? प्रोसीजर के अंदर वही बताया जाता है साहब कि आपका गुड्स इंडिया के बाहर से आता है, पहले पोर्ट पर आ गया, पोर्ट के बाद में ड्राई पोर्ट पहुंचता है, ड्राई पोर्ट पर पहुंचने के बाद फिर क्या होगा जी, उसे ना कस्टम स्टेशन पर लाया जाता है, और कस्टम स्टेशन पर जब उसको लाया जाएगा मालिक, ड्राई पोर्ट पे लाया जाएगा, ड्राई पोर्ट से फिर आपका वो आएगा जो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस बने हुए हैं वहां पर इसको लाया जाता है जी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस पर उसको लाया जाएगा। यहां पर कस्टम अधिकारी बैठा हुआ होता है, और यहीं पर मालिक आपका जो पोस्ट मास्टर है वो भी बैठा हुआ होता है। पोस्ट मास्टर तमाम प्रकार की डिटेल, समरी डिटेल और प्रत्येक पार्सल का पार्सल बिल बनाकर कस्टम अधिकारी को देगा। कस्टम अधिकारी उसे असेस करेगा, वही डेट नॉर्मली रेलिवेंट डेट अपनी होती है, जो भी ड्यूटी बनती है उसको असेस कर देगा। अगर कुछ पार्सल डाउटफुल हैं तो उनको रोक लेगा, बाकी पार्सल को ओके कर देगा। उसके बाद में जो टेरिटोरियल पोस्टमैन होगा वो यहाँ पर आएगा, पार्सल को इकट्ठा करेगा, डोरबेल बजाएगा टिंग टोंग, और वहां बजाने के बाद में पार्सल डिलीवर करेगा, ड्यूटी आपसे कलेक्ट करेगा, ड्यूटी सरकारी खजाने में जमा करवा दी जाती है। जो पार्सल
डाउटफुल थे, जिनमें मिस डिक्लेरेशन का शक था, या फिर जो लेबल उसके ऊपर लगा हुआ है उसमें लेकर कोई किसी प्रकार की डाउट करने की संभावना थी, तो वैसे वाले मामले के अंदर हम क्या करके चलते हैं कि उनको रोक लेते हैं और बाद में फिर कस्टम अधिकारी और पोस्ट मास्टर दोनों मिलकर उसे वहां पर खोलते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, जांच करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको भी असेस कर दिया जाएगा। और फिर जो पोस्टमैन है वही वहां पर आएगा, पार्सल को देकर आएगा जिसका बनता है, और वहां से ड्यूटी कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद में फिर वो पैसा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाता है। वैसे करके यहां पर बात अपनी पकड़ दी जाती है मालिक। तो ये इसका प्रोसीजर आ जाता है। अब जो भी क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे ना मालिक, वो इसी पर बेस्ड आपके बनेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोस्टल आर्टिकल्स, इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है जी। राइट ए शॉर्ट नोट पोस्टल आर्टिकल विद रेफरेंस टू सो एंड सो, वही सारी बात आ गई। इसमें आप शॉर्ट नोट पोस्टल के बारे में लिखवा रहा है तो आप रेलिवेंट डेट और प्रोसीजर दोनों को वहां पर डाल सकते हैं। स्टेट द प्रोसीजर पूछ रहा है कि जो भी अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में पूछता है कि रेलिवेंट डेट क्या होंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, वो यहां पर आपका बताया जा रहा है। बस 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि या तो प्रोसीजरल पार्ट का क्वेश्चन बनेगा, या फिर मालिक इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो भाई साहब बनेगा आपका रेलिवेंट डेट को लेकर। तो इस प्रकार से आपका यहां पर ये वाले क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन आंसर करना बेहद जरूरी है, और ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, और मुझे बताएंगे जरूर कि इस वीडियो ने आपका वैल्यू एडिशन किया या नहीं किया माय डियर। बस आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ना, बस। भाई साहब मेरी बात समझना, जिस बच्चे के 40 नंबर होते हैं और जिस बच्चे के 38 नंबर रह जाते हैं यार, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इनकी नॉलेज में वाकई में वास्तविकता में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बच्चा पास हो जाता है और ये बच्चा फेल हो जाता है। तो जीतने और हारने वालों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जब रेस होती है, घोड़े दौड़ते हैं, एक घोड़ा यहां दौड़ रहा है जो जीतने वाला है और इसके पीछे हारने वाला होता है, दोनों में अगर इतना सा ही डिफरेंस होता है, बस इतना सा इतना सा डिफरेंस होता है मालिक, बस जीतने हारने वाले के अंदर। इसमें मिलने वाले इनाम की धनराशि में अगर इसे मान लीजिए 1 करोड़ मिला है तो दूसरे वाले को मुश्किल से 10 लाख मिल रहा होगा। 10 गुने का अंतर आ जाता है मिलने वाली धनराशि के अंदर। लेकिन क्या इनके बीच में जब ये दौड़ रहे थे तो क्या 10 गुना दूरी का फासला था? नहीं, दूरी सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन इनाम 10 गुना ज्यादा मिला जीतने वाले को। इसलिए हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के चलें। जीतने वाले के सिर्फ 2 ही नंबर ज्यादा थे, हारने वाले के 2 नंबर नहीं, इसके तो उतने ही थे, लेकिन इसके 2 बेचारे के नंबर कम रह गए। अगर मेरे ये वीडियो से आपके 2 नंबर का भी अगर काम हो जाता है मालिक, तो आप जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय डियर, टाटा, लव यू, बाय बाय। जरूर जरूर और लिखकर जरूर देखिएगा, रिहर्सल जरूर करना है। सी इंस्टीट्यूट 3 बार लिखवाएगा। बाय, टाटा और लव यू, ऐसे करके बाय बाय। अरे बाय, और नहा जरूर लीजिएगा। ओके सर जी।